Namaste. I, Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayarati Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the SBI PO exam syllabus and little more things about the SBI PO exam. So let's start. सो जैसे कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि IBPS PO के बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, बहुत सारा सिलेबस डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि प्री एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, उनमें क्या क्या सिलेबस आता है, प्री में क्या सिलेबस आता है और PO के मेन में क्या सिलेबस आता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। क्या वास्ट सिलेबस हो जाता है हमारा, अगर मैं बात करूँ PO के मेन एग्ज़ाम के लिए, तो क्या क्या चीज़ें मेरी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसमें आ गई। अब बात करूँ मैं अगर कि PO का एग्ज़ाम मेरा चल रहा है मान लो, ठीक है, उस PO के एग्ज़ाम में मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इंग्लिश आ गया, ठीक है, मेरे पास मैथ्स आ गया, ठीक है, मेरे पास रीजनिंग आ गया, मेरे पास करंट अफेयर आ गया, बैंकिंग आ गया और जीके की कुछ टर्म्स आ गए, ठीक है। अब मेरे पास मैंने क्या कहा था कि ये इस पूरे में से आपको क्या करना है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये तो आपका तीनों चीज़ें कॉमन है, हर किसी में चलेगा, ठीक है। आपको साथ के साथ क्या करना था, जीके, करंट अफेयर, दो चीज़ें को स्टार्टिंग से प्रिपरेशन देनी थी, ठीक है, कि आपका स्टार्टिंग से वो आपका डेवलप होता जाए, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता जाए, उसके लिए आपको स्टार्टिंग से उसको पढ़ना था। पॉइंट इज दिस कि अगर मैं बात करूँ SBI PO की, कोई डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस टर्म्स अलग है। क्या टर्म्स अलग है, IBPS और SBI, ठीक है। मैंने बताया था कि IBPS में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, कि उसके बेसिस उस IBPS के थ्रू क्या करते हैं, उस IBPS के थ्रू वो कंडक्ट करवाते हैं अपने पेपर, कि मेरा ये IBPS का एक मेरा क्या हो गया, जोन हो गया, ये मेरा एक बीच का मीडिएटर हो गया, मेरा एक बैंक का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके बाद मेरा बीच का मीडिएटर है कोई, ठीक है, वो मीडिएटर क्या काम कर रहा है, उस पेपर को कंडक्ट करवाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब वो जो मीडिएटर का काम है मेरा, जो मैंने कहा कि मीडिएटर, वो मीडिएटर मेरा क्या है, IBPS PO है, ठीक है। अब IBPS PO की जगह अगर मैं उसको SBI कर दूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन भी मेरी क्या हो गई, SBI, उसका मीडिएटर भी कौन है, जो टर्म करवा रहा है, वो काम करवा रहा है, वो कौन है, वो भी SBI, ठीक है, दोनों SBI हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं, वो PO का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, PO का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो PO के एग्जाम के लिए उन्होंने भी क्या दिया, उन्होंने भी अपना सिलेबस दिया, उन्होंने भी अपने डेट्स दिए, उन्होंने भी अपनी पूरा टेंटेटिव जो भी शेड्यूलिंग है वो पूरा निकाला, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर फॉर एग्जाम्पल तो SBI PO की मैं अगर बात करूं, तो SBI PO एग्जाम पैटर्न में क्या पैटर्न होगा हमारा, PO का प्री एग्जाम भी होगा, मेन एग्जाम भी होगा, इसमें क्या ऐड हो गया, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हमारी चीज आ गई, ठीक है। तो प्री एग्जाम में हमने क्या कहा था और मेन एग्जाम में हमने क्या कहा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। प्री एग्जाम में मेरे पास QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश का लैंग्वेज का मेरा पेपर हो गया, ठीक है, सेम है, सेम जैसे कि हमने बात कही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे का दिखा भी देती हूँ, मैंने बात करी थी IBPS PO के बारे में, तो इंग्लिश मैंने बोला था 30, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35, रीजनिंग एबिलिटी 35, ठीक है, यही मैंने बोला था। सेम मेरा SBI PO का भी प्रीलिम्स में क्या है, मेरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35, मेरा रीजनिंग एबिलिटी 35 और इंग्लिश लैंग्वेज मेरा 30। सेम 20 मिनट्स के मेरे पास क्या है, ये मेरे पेपर्स होंगे, कंडक्ट होंगे, सेम पैटर्न है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता, सेम पैटर्न होता है, सेम उसका सिलेबस भी होता है, ठीक है। मेन एग्जाम के लिए मैंने कहा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस एंड इंग्लिश डेस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। अब यही चीज मैंने साफ साफ
ग्राफ वहां पर भी दिखाई थी IBPS PO के टाइम पे कि मेन एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा एनालिसिस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, रीजनिंग और इंग्लिश लेटरिंग या ये लैंग्वेज सॉरी जिसमें मेरा लेटर राइटिंग और ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वही सेम चीज, यही पैटर्न भी यहाँ पर है, 35 45 35 और 40 और 2 का मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 60 40 40 50 नंबर का ये मेरा पेपर होता है। और कितने कितने मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, 35 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, ठीक है। तो ये मेरा मेन एग्जाम का पेपर होता है जिसमें मुझे ये सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं। इसके बाद अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूँ तो मैंने जैसे उस टाइम पे क्या बताया था, अगर आप रिवाइज करो तो मैंने उस टाइम पे क्या बोला था कि प्री एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीनों में क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप क्या है तीनों में क्लियर है, आपका क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज, तीनों में आप क्लियर हो तो ही आप क्या कर पाओगे, अपना जो तीनों का कट ऑफ है अगर आपका क्लियर होता है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो। दूसरी स्टेप में आपका क्या काम होना चाहिए, आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स कि प्री का जो एग्जाम है उसमें जो आपकी कट ऑफ है, लाइक सपोज कि अगर मैं बात करूं QA यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 35 नंबर का पेपर है, ठीक है, उसमें से 15 नंबर वाला पास होगा, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर का पेपर है, 15 नंबर का पास होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का पास हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट स्टेप क्या थी, मुझे इनमें मिनिमम मार्क्स यानी 15 15 और 10 मार्क्स मुझे लेके आने थे, फर्स्ट स्टेप मेरी। सेकेंड स्टेप मेरी क्या है कि मेरे को ओवरऑल यानी कि जो मेरा ये ओवरऑल कितना बनता है 100 का, जो मेरा ओवरऑल है उस 100 में मेरे पास कितने आने चाहिए, मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। टोटल इसमें कितना था 35 35 और 10 30 का था, मैंने क्या बोला था 15 15 और 10, ठीक है, ये मैंने बोले थे। ये तो आपके लिए था कि इंडिविजुअल, फर्स्ट स्टेप इंडिविजुअल आपका क्लियर करना, सेकेंड स्टेप आपको ओवरऑल क्लियर करना है। ओवरऑल क्लियर करना माना कि प्रीलिम्स का जो ओवरऑल कट ऑफ था वो कितना था 50 मार्क्स, 100 में से 50 मार्क्स आएंगे तो ही आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। तो आपने अगर 50 मार्क्स आ गए आपके तो आप क्या हो गए, नेक्स्ट स्टेप में पहुंच गए। आपको फर्स्ट स्टेप अपनी क्लियर करने हैं इनके इंडिविजुअल कट ऑफ, सेकेंड स्टेप में आपको क्लियर करना है पूरी ओवरऑल कट ऑफ, क्लियर। उसके बाद थर्ड स्टेप आपकी क्या आई, मेन एग्जाम। मेन एग्जाम को क्लियर किया, फोर्थ स्टेप क्या आई आपके पास, ग्रुप डिस्कशन। आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को प्रेजेंट करें। बहुत टाइम से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। अगर हमको ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोलना है, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, कुछ अपनी बात बतानी है, तो हमको क्या करना होगा, हमको अपना वोकैबुलरी अच्छा करना पड़ेगा। हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़नी होंगी। लाइक सपोज मुझे कोई टॉपिक मिलता है ऐसा, जैसे फॉर सपोज मेरे को क्रिकेट के ऊपर कोई टॉपिक मिल गया, कोई एक बात बोल दी गई, स्टेटमेंट दे दिया गया क्रिकेट के ऊपर एंड मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या मैं बोल पाऊंगी, नहीं। सेकंड, अगर मुझे कोई एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक दे दिया जिसके बारे में मैं झिझक मेरे को होती है, ठीक है, मैं नहीं उस पर क्लियरली बोल पाती, मुझे आता सब है लेकिन मैं बोल नहीं सकती, तो वो चीज़ भी मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मुझे वो चीज़ भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहली चीज़ हर एक टॉपिक की हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे होगी, जब आप जर्नल एंड बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे तो आप हर एक फील्ड में होते हुए निकलोगे, ठीक है। जब आप हर एक फील्ड से गुजरते हुए निकलोगे तो आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी ही सही आपको नॉलेज होगी। उस थोड़े के बेसिस पे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। माना कि पूरा आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उससे आ सकता है कि हाँ ये वाली चीज तो मैंने पढ़ी थी, इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं कर सकती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मैं बोल सकती हूँ, जितना मैंने सुना है उतना तो मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या होना चाहिए, मुझे बोल्ड नेचर का होना चाहिए कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस है तभी मैं बोल सकती हूँ। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं क्या बोल पाऊंगी, नहीं। अगर मुझ में झिझक है तो क्या मैं बोल पाऊंगी, नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अपने आप
आपको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि मुझे सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है, करंटली क्या क्या अफेयर्स हुए हैं, करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें आई हैं, पॉइंट्स आए हैं, उनके बारे में मुझे पता होना चाहिए, डेली बेसिस पे क्या हो रहा है वो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा अभी से ट्राई करो कि आप टॉकेटिव नेचर के हो, आप बात कर सको किसी से भी, किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर कहीं पर भी कुछ भी बात कर सको, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, आप बोल नहीं पाओगे अगर आपको आता है बोलना, ठीक है, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आप बोल्ड नेचर के हो, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर आप शाई नेचर के हो, अगर आप में शाइनेस भरी हुई है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, और मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, कोई हंस देगा क्या, कोई कुछ बोल देगा क्या, वो मजाक उड़ा देगा, वो ये करेगा, वो करेगा, ये सारी चीजें बोल दिमाग में आएंगी, तो वो उसके बाद आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है कि अरे मैं जो बोलूंगी कहीं सही है कि गलत है, मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, तो भी आप नहीं बोल पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, बोल्ड बनाना है कि आप, हाँ, अगर आप बोलना चाहो उस टॉपिक पे तो आप बोल सको। और थर्ड चीज जो कि आप मेन एग्जाम के लिए करोगे ही, करंट अफेयर से गुजरना है तो वो तो आप करोगे ही से, ठीक है। तो आपको इस तरह का नेचर अपना बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। ये हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है, चीजें आपको डिस्कस करनी होती है। एक कोई अगर पॉजिटिव वे में बोल रहा है, तो अगर आप नेगेटिव वे में बोल रहे हो तो सामने वाला आपका पॉजिटिव वे में बोलेगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव, सामने वाला आपको नेगेटिव वे में आंसर देगा। तो आपको अपने आप को कैसे प्रूव करना है, कैसे बताना है कि आप में एबिलिटी है कि आप किसी से भी, अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आपको बात करनी पड़े, किसी भी वे में आपको बात करनी पड़े, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको बात करनी पड़े, तो आप वो कर सकते हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या दिख रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका नेचर किस तरह का है, आपकी नॉलेज कैसी है, और आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग भी यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, इस वजह से आपको क्या दिया जा रहा है, ग्रुप डिस्कशन दिया जा रहा है। इस ग्रुप डिस्कशन के बेस पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इंटरव्यू सेक्शन होता है। इंटरव्यू सेक्शन में आपकी नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो वो दोनों मिला के आपके मार्क्स फाइनल करते हैं कि आप पीओ में जाएंगे या आप पीओ में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या पोस्ट मिल रही है, पीओ की पोस्ट मिल रही है। पीओ की पोस्ट अपने आप में ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये वो टर्म है, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर पीओ एग्जाम के सिलेबस की, तो प्रीलिम का क्या सिलेबस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ड एंड इंडीज, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन, स्पेयर, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, डेटा इंप्यूटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज। ये सारे क्या हैं, ये आपके सारे के सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट्स हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। अगर आपको प्री का एग्जाम क्लियर करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एसबीआई पीओ में अगर आपको रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, टैबुलेशन, सैल्यूजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट। इंग्लिश का सिलेबस, रीडिंग कम्प्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस, ठीक है। ये सारा सिलेबस आपका क्या है, इक्वल ही है, ऑलमोस्ट इक्वल ही है आपके जो IBPS PO के में जो सिलेबस था उसके, और सेम एज आपका टॉपिक वाइज ये सारा जो मेन का एग्जाम है, मेन का जो सिलेबस है वो भी क्या है, सिलेबस सेम ही होता है हमारे IBPS PO के, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये फॉर्म अलग है। उस IBPS के फॉर्म में हमारे पास क्या था, हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐड हुई थी, ठीक है। अगर आप अपना वो पीओ का एग्जाम क्लियर करते हो तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते थे। इस IBPS पीओ में क्या है, सॉरी, इस पीओ के एग्जाम में क्या होगा, आप सिर्फ और सिर्फ SBI के किसी ना किसी ब्रांच में, पूरे स्टेट में या फिर पूरे कंट्री में कहीं पर भी आप
जा सकते हो, आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पीओ का एग्जाम था। अब मैं अगर इसी में बात करूँ क्लर्क के एग्जाम की, आप वो भी फिल कर सकते हो, क्लर्क की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस सेम ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर होता होगा तो थोड़े बहुत पॉइंट्स नहीं होते होंगे, बाकी सारा सिलेबस सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम का पेपर बनेगा पीओ का पीओ के हिसाब से, क्लर्क का क्लर्क के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न में चेंजेस आते हैं, बाकी टॉपिक सेम होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनमें, ठीक है। तो यही मेरा था कि किस तरह से हम लोग अगर मैं पीओ का एग्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं किस तरह से दे पाऊँगी, क्या क्या हो चीज़ें आती हैं। दोनों मैंने पीओ आपको समझा दिए हैं, आईबीपीएस पीओ भी मैंने आपको समझा दिया है और एसबीआई पीओ भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारे मेरे पीओ के रिलेटेड था। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. Sorry. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.